बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम इन कॉलेज फिज़िक्स। सो स्टूडेंट, हमने चैप्टर 7 को स्टार्ट करवाया था और इसमें हमने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या होता है और इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के फार्मूले क्या होते हैं। सो इस तरह हमारे पास ये एक मास है, इसको हमने एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया है और स्प्रिंग को एक सपोर्ट के साथ कनेक्ट किया है। अगर हम इसको एक्सटेंड करें और छोड़ें तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करेगा। अब इस मास अटैच टू स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है T इज इक्वल टू 2πm/k वेयर m इज़ द मास एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें F इक्वल टू 1/T, सो द फ्रीक्वेंसी फार्मूला क्या होगा 1/2πk/m। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी फार्मूला ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग एंड दिस इज द टाइम पीरियड फार्मूला ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग where k is a force constant of spring and m is mass of the object connected to the spring. Note, in such case we ignore mass of the spring. If the spring is vertically or horizontally loaded, then equilibrium mass m टाइम पीरियड फार्मूला विल बी व्हाट। ये हमारे पास कोई भी एक स्प्रिंग है, करेक्ट, इसको हमने एक मास के साथ कनेक्ट किया है, इसमें जितना भी एक्सटेंशन आ गया उसको हम नोट करेंगे। तो याद रखें ये मास m जो है इस पर दो फोर्स एक्ट करते हैं, एक डाउनवर्ड mg और एक रेस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड। और हमें मालूम है कि रेस्टोरिंग फोर्स जितना भी होता है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, वो वेट के बराबर होती है। तो mg इक्वल टू kx इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम और m/k इक्वल टू x/g। तो m/k की जगह हम x/g को पुट करें या x को y से रिप्लेस करें, y/g पुट करें। सो दिस विल बी द टाइम पीरियड फार्मूला ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग which is connect to the spring and accelerate vertically. Similarly, T equal to 2πx/j, this is the formula of time period for mass attached to the spring where x is the extension of the spring and g the gravitational acceleration. And the frequency, corresponding frequency will be what, if equal to 1/2πk/m. This is the frequency formula of mass attached to the spring and terms of spring constant and mass m. एंड सिमिलरली अगर k/m को हम रिप्लेस करें g/x में तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2πg/y और if इक्वल टू 1/2πg/x. Some important point about spring mass system. Point number 1, if the spring has a mass m and a mass m is suspended from it, then time period formula will be what. तो याद रखिए इससे पहले हमने एज्यूम किया था कि हमारे पास जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है मास अटैच टू स्प्रिंग, ये वाला, इसमें हमने इस एज्यूम किया है कि हमारे पास जो स्प्रिंग है उसका मास क्या है, 0 है। लेकिन एक्चुअली स्प्रिंग का मास एग्जिस्ट होता है। तो अगर हम स्प्रिंग का मास को भी कंसिडर करें, जिस तरह का हमें इस फिगर में दिखाया गया है, हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, उसका मास है हमारे पास कैपिटल M, उसके साथ हमने कनेक्ट किया है स्मॉल m। अगर हम इसको डिस्टर्ब करें तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करेगा और इसका जो टाइम पीरियड फार्मूला होगा वो क्या होगा, T को टू 2π multiplied by m effective by k under the root, where m effective is what, m effective equal to mass attached to the spring plus m/3 mass of the spring divided by 3. सो याद रखिए टाइम पीरियड का फार्मूला हम ये वाले यूज़ करेंगे। हमारे पास कोई भी स्प्रिंग हो और उसका मास एग्जिस्ट करता हो, करेक्ट, और उसके साथ हम एक मास m को अटैच करें और हम इसका टाइम पीरियड को मालूम करना चाहते हैं। सो वी यूज़ दिस फार्मूला T इज इक्वल टू 2πm प्लस m/3k वेयर m इज़ द अटैच्ड मास एंड कैपिटल M इज़ द स्प्रिंग मास। Point number 2, if two mass m1 and m2 are connected by a spring of spring constant k and made to oscillate on horizontal surface, then time period formula will be what. हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ हमने एक m1 और m2 को कनेक्ट किया है। अगर हम इस m1 m2 को कंप्रेस करें और इसको छोड़ें तो ये ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। अब इस सिस्टम का टाइम पीरियड हम किस तरह मालूम करेंगे, अगर इसमें दो मासेस इन्वॉल्व हो तो इसका जो टाइम पीरियड फार्मूला होता है वो ये होता है T इज इक्वल टू 2π/μ/k वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड म्यू इज नोन एज रिड्यूस मास। रिड्यूस मास क्या मतलब, इस m1 और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके सम से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी द रिड्यूस मास। सिमिलरली ये टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया हमारे पास टू मास अटैच टू द स्प्रिंग और इसका जो रिसिप्रोकल टाइम का रिसिप्रोकल हम लेंगे तो फ्रीक्वेंसी को ऑब्टेन करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी फार्मूला
a reduced mass system equal to 1 over 2 pi k over mu. Point number 3, series combination two spring or spring constant K1 and K2 are joined in series as shown in the figure. अगर हमारे पास कोई भी दो स्प्रिंग हो, एक का नाम हो K1 और दूसरे का नाम हो K2 और इसके साथ हम एक M को कनेक्ट करें, करेक्ट, और फिर इसको हम छोड़ें तो ये भी ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। तो याद रखिए ई K1 और K2 के मिलने से एक और स्प्रिंग कांस्टेंट बनेगा, एक और स्प्रिंग बनेगा, और उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा तो उसको हम इस तरह मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास स्प्रिंग है स्प्रिंग K1, ये हमारे पास स्प्रिंग है स्प्रिंग K2, इसके साथ हमने M को अटैच किया, सो इट विल बी एक्सटेंड। सो टोटल एक्सटेंशन इन K1 K2 क्या होगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू x। अब अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है kx, सो x की जगह हम पुट करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स ओवर k, दिस इज द रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड x1 की जगह हम पुट करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स K1 प्लस रिस्टोरिंग फोर्स K2। अब याद रखिए रिस्टोरिंग फोर्स सारे का सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि यहाँ पर जो डाउनवर्ड वेट है हमारे पास उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो डाउनवर्ड है, और इस पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और हमें मालूम है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसकी मैग्नीट्यूड वेट के बराबर होती है। तो याद रखिए अगर मिसाल के तौर पर इसकी वेट हमारे पास 5 न्यूटन है तो ये स्प्रिंग भी 5 न्यूटन ऊपर फोर्स लगाएगा और ये स्प्रिंग भी ऊपर 5 न्यूटन फोर्स को लगाएगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होती है वो वेट के बराबर होती है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। सो 1 ओवर k इज इक्वल टू 1 ओवर K1 प्लस 1 ओवर K2, वेयर k इज व्हाट, k इज द रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, करेक्ट, which is formed from the combination of K1 and K2 in series. So this is the formula for what, resultant spring constant K is in series K1 K2 divided by K1 plus K2। क्या मतलब, हमारे पास कोई भी दो स्प्रिंग हो उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करें तो उससे जो नया स्प्रिंग बनेगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, K इज इक्वल टू K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ स्प्रिंग हो तो इस पर हम स्प्रिंग कांस्टेंट का जो रिजल्टेंट फार्मूला है वो क्या होगा, 1 ओवर k इज इक्वल टू 1 ओवर K1 प्लस 1 ओवर K2 अप टू 1 ओवर Kn, करेक्ट। अगर सारे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट एक जैसा हो, ये भी 5 हो, ये भी 5 हो, ये 5 हो, मीन्स ये भी हमारे पास K हो, ये भी K हो और ये भी K हो, तो हम हमारे पास ये एक्सप्रेशन पर नंबर ऑफ स्प्रिंग क्या होगा, 1 ओवर k इज इक्वल टू 1 ओवर k प्लस 1 ओवर k अप टू 1 ओवर Kn। अगर हम इस सारे को ऐड करें सो वी obtain n by k, by cross multiplication we obtain the resultant spring constant equal to what, k divided by n। This will be the resultant spring constant of a system which form from the various springs and all spring connect in series and all have same magnitude। इस तरह हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, हमारे पास कोई भी दो स्प्रिंग हो उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करें। सो टाइम पीरियड इक्वल टू पाई m ओवर k इस क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन सीरीज़। सो k इस की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। सो टाइम पीरियड फार्मूला इक्वल टू व्हाट, 2 पाई m ओवर K1 K2 मल्टीप्लाइड बाई K1 प्लस K2। इस तरह फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे या इसका रेसिप्रोकल लेंगे। सो फ्रीक्वेंसी फार्मूला इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई k इज डिवाइड बाय m या इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई K1 K2 डिवाइड बाय m इंटू K1 प्लस K2। नोट, बिहेव लाइक कैपेसिटर इन सीरीज कम्बिनेशन, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कैपेसिटर को अगर हम सीरीज़ में लगाए, करेक्ट, तो उसका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, हमारे पास 2 कैपेसिटर हो, एक का कैपेसिटर है C1 दूसरे का C2, अगर इसको हम सीरीज़ में लगाए तो याद रखिए इसका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, C इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अगर हमारे पास दो स्प्रिंग हो उसको हम सीरीज़ में लगाए तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, K इज इक्वल टू K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। बिल्कुल सेम फार्मूले से, यहाँ पर K है, यहाँ पर हमारे पास C है, तो इट मीन्स सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का जो फार्मूला है और सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का जो फार्मूला है दोनों एक जैसे है, सिर्फ K को C से रिप्लेस करें और वाइस वर्सा। अगर हमारे पास केस पॉइंट नंबर 4, हमारे पास जो है दो स्प्रिंग हो, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट हो K1 दूसरे का हो K2 और इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करें, इस तरह या इस तरह कनेक्ट करें या इस तरह कनेक्ट करें, ये तीनों जो है हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन है, तो फिर हमारे पास रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो इन दिस केस रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K2। तो यहाँ पर अगेन हुक्स लॉ को यूज़ करें, सो K इक्वल टू K1 प्लस K2। बिल्कुल पैरेलल का जो फार्मूला है
स्प्रिंग के लिए बिल्कुल वही फार्मूला जो है कैपेसिटर के लिए भी है, लेकिन जब हमारे पास कोई भी वेरियस कैपेसिटर हो या दो कैपेसिटर हो, उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो उसका रिजल्टेंट कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है, C इक्वलेंट टू C1 प्लस C2। लेकिन हमारे पास दो स्प्रिंग कांस्टेंट हो, उसको हम पैरेलल कनेक्ट करें तो इसका फार्मूला क्या होता है, K इक्वल टू K1 प्लस K2। तो कैपेसिटर और स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के फार्मूले सेम है। इस तरह याद रखिए रेजिस्टर और इंडक्टर के फार्मूले सेम है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। If n spring of different force constant are connected in parallel, having force constant K1, K2 up to Kn respectively, then the resultant spring constant per parallel will be what? Kp equal to K1 plus K2 plus K3 up to Kn। अगर हमारे पास ये सारे स्प्रिंग कांस्टेंट एक जैसे हो K plus K up to Kn, then the resultant spring constant per parallel combination Kp equal to Nk, correct? And point number 5, a plank of mass m and area of cross section A is floating in a liquid of density rho when depressed it start oscillating like a spring block system। क्या मतलब, हमारे पास ये लिक्विड है किसी भी तालाब में, इसके ऊपर हमने एक वुडन ब्लॉक को रखा है, इसको हमने कंप्रेस किया या डिप्रेस किया, यहाँ तक ले आया और फिर हमने अपने हाथ को छोड़ा, करेक्ट? तो ये इस तरह मोशन स्टार्ट करेगा। So it means its motion also behave like a simple harmonic motion. Point number 6. Every wire is also like a spring of force constant given by K equal to YA by L, where Y is the Young modulus of the wire, A is the cross sectional area and L is the length of the wire। क्या मतलब, हमारे पास कोई भी स्प्रिंग हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मीन्स स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। क्या मतलब, हमारे पास कोई भी स्प्रिंग हो और हम उसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो याद रखिए उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। और ग्राफिकली इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एंड दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। So if we increase the length of the spring constant will be reduced. So K is inversely proportional to spring constant, or mathematically this can be written as K1 L1 equal to K2 L2 equal to K3 L3 equal to K4 L4 equal to constant, means the product of length of the spring and spring constant must be equal to a constant. Point number 7. If an ideal uniform and massless spring of length L and spring constant K is cut into two pieces such that L1 by L2 equal to N, then the spring constant of the part having length L1 and L2 respectively this one, K1 equal to 1 plus 1 over N into K and K2 equal to 1 plus NK। क्या मतलब, हमारे पास कोई भी एक स्प्रिंग हो, करेक्ट, और उस स्प्रिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, करेक्ट। अगर हमारे पास कोई भी एक स्प्रिंग है ये वाला और इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करें और इस तरह स्प्लिट करें कि एक का लेंथ जो होता है वो मिसाल के तौर पर होता है 1 मीटर तो दूसरे का लेंथ होता है 3 मीटर, मीन्स द लेंथ ऑफ वन वायर इज़ 3 टाइम टू द लेंथ ऑफ वन वायर। अगर हमारे पास कोई भी एक स्प्रिंग हो और उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें, मीन्स L1 by L2 इक्वल टू N और सिंपल L1 इक्वल टू N L2, मीन्स अगर इनकी जगह हम पुट करें 1 तो लेंथ आर इक्वल, अगर इनकी जगह हम पुट करें 2 तो लेंथ ऑफ L1 इज ग्रेटर देन 2 टाइम लेंथ ऑफ L2, अगर इनकी जगह हम पुट करें 3 तो इट मीन्स लेंथ ऑफ L1 इज 3 टाइम टू लेंथ ऑफ L2। मतलब ये हमारे पास कोई भी दो स्प्रिंग हो उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक का दोनों के लेंथ सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर हमने इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट को मालूम करना हो तो हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, K1 इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर NK एंड K2 इक्वल टू 1 प्लस NK। इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक स्प्रिंग है, उसको हमने कट किया, करेक्ट, और इस तरह कट किया कि एक का लेंथ जो है दूसरे के लेंथ का 3 टाइम के बराबर हो गया, करेक्ट। मतलब एक का लेंथ है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक 4 मीटर वायर है, इसको हमने स्प्लिट किया दो पार्ट में, 1 मीटर में और 3 मीटर में, करेक्ट। मतलब ये कि एक का लेंथ जो है दूसरे के लेंथ का 3 टाइम के ज़्यादा है
तो इस केस में अगर हम L1 और L2 का स्प्रिंग कांस्टेंट को मालूम करना चाहते हैं तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। K1 इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर n इंटू के एंड K2 इक्वल टू 1 प्लस एन के। तो यहाँ पर n की हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। सो K1 इक्वल टू वट 1 प्लस 1 बाई 3 के एंड K2 इक्वल टू वट 1 प्लस 3 के या 4 के। करेक्ट। तो हमारे पास कोई भी दो स्प्रिंग हो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें और पार्ट एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और हम हर एक इंडिविजुअल का स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना चाहते हैं तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। इसके बेस पर मैं MCQs को डिस्कस करूँगा। आप MCQs को देखें तो इंशाल्लाह आप लोगों को मसला नहीं होगा इसमें। ए लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज कट इनटू इन इक्वल पार्ट्स। अगर हमारे पास यहाँ पर देखिए हमने लेंथ को किस तरह डिवाइड किया है, एक का लेंथ 1 मीटर है, दूसरे का लेंथ है 3 मीटर, एक का लेंथ है 1 मीटर, दूसरे का लेंथ है 8 मीटर। लेकिन हमारे पास कोई भी एक स्प्रिंग हो उसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। इस तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसका लेंथ है 8 मीटर और इसको हम इस तरह डिवाइड करें कि हर एक का लेंथ क्या हो गया, हमारे पास सेम आ गया। इसको हमने डिवाइड किया 4 पार्ट में, इसका लेंथ 2 मीटर, इसका भी 2 मीटर, इसका भी 2 मीटर और इसका भी 2 मीटर। अगर हमारे पास कोई भी स्प्रिंग हो उसको हम इन इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो अगर हम इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को अब मालूम करना चाहते हैं तो क्या होगा, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा इस पोर्शन का K1, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट K। सिमिलरली इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, K2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट K। सिमिलरली इस पार्ट का K4 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट K। So if length of spring is cut into n equal parts, then the spring constant of each part become nk. If length of spring is half, its spring constant will become 2 times. करेक्ट। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, इसका लेंथ है 2 मीटर, इसको हमने मिड से डिवाइड किया। करेक्ट। हाफ इस तरह रह गया, हाफ इस तरह, मीन इसको हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अब क्या होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा 2k और इसका क्या होगा, वो भी हमारे पास होगा 2k। अगर हमारे पास ये कोई भी स्प्रिंग हो इसको हमने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, 5k 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 एंड सो ऑन। पॉइंट नंबर 9, इफ़ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज मेड n टाइम, अगर हम स्प्रिंग की लेंथ को n टाइम करें then the effective force constant become 1 over n time and the time period become under the root n time and frequency become 1 by under the root n time। क्या मतलब, अगर हमारे पास कोई भी एक स्प्रिंग हो और इस स्प्रिंग को हम इसकी लेंथ को इंक्रीज करें 4 टाइम तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा 1/4, टाइम पीरियड क्या होगा अंडर द रूट 4, फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1 by under the root 4। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Point number 10, if a spring of spring constant K is divided into n equal part, then spring constant of each part become Nk, which is also discussed earlier, and time period become 1 by under the root n times and frequency become n times. Correct? We know that K is inversely proportional to length। अगर हम लेंथ को हाफ करें n पार्ट में डिवाइड करें सो x बाई n ऊपर चला जाएगा, सो K डैश इक्वल टू n 1/x, 1/x इज नथिंग बट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ भी हो गया। हमारे पास कोई भी एक स्प्रिंग हो उसको हम इन इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, n के। पॉइंट नंबर 11, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्टिफर स्प्रिंग इज मोर देन दैट ऑफ ए सॉफ्ट स्प्रिंग, विच इज वेरी इजी। Point number 12, the time period of an elastic wire executing simple harmonic motion due to the restoring force if it be what। अगर हमारे पास कोई भी एक वायर हो, करेक्ट, और उसका पर रेस्टोरिंग फोर्स एफ एक्ट करता हो और हम उसकी टाइम पीरियड को मालूम करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड लेंथ, सो व्हाट विल वी डू। सो वी नो दैट इफ इक्वल टू kx, यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। सो यहाँ पर y इक्वल टू एफ ओवर ए डेल एल इंटू एल, करेक्ट, और एफ अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें एफ इक्वल टू ए वाई बाई एल इंटू चेंज इन लेंथ डेल एल। अगर डेल एल को हम रिप्लेस करें x से, या सो वी ऑब्टेन एफ एक्स इक्वल टू ए वाई डिवाइड बाई एल इंटू एक्स।
और के इक्वल टू ए वाई बाई एल। करेक्ट। यहाँ पर जो है हमने सो एफ इक्वल टू ए वाई बाई एल मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन लेंथ। करेक्ट। चेंज इन लेंथ को हमने एक्सप्रेस किया एक्स से, सो एफ इक्वल टू ए वाई एक्स बाई एल, बट अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ इक्वल टू के एक्स। सो एफ की जगह हम के एक्स को पुट करेंगे, ए वाई डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई एक्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो के इक्वल टू ए वाई बाई एल। सो इट मीन्स द स्प्रिंग कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर टाइम पीरियड में के की जगह हम ये वाला टर्म यूज़ करें, सो वी ऑब्टेन टी इक्वल टू पाई एम ओवर के, और सिंपल टी इक्वल टू 2 pi m over L divided by a over y under the root and frequency which is the reciprocal of time period equal to 1 over 2 pi a y by mn। तो याद रखिए हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है पर ए मास अटैच टू द स्प्रिंग एंड टर्म्स ऑफ एरिया a एंड यंग मॉडुलस y। सो रिव्यू के बाद अब MCQs को सॉल्व करते हैं। MCQ नंबर 7.41 स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, ए मास m is suspended from a spring, its frequency of oscillation is f, the spring is cut into two halves and the same mass is suspended from one of the two pieces of the spring, the frequency of oscillation of the mass will be what? वेरी सिंपल। हमें मालूम है हमारे पास कोई भी एक मास हो, उसको हम स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करें और ऑसिलेट करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ इक्वल टू 1 over 2 पाई के बाई एम। अब अगर स्प्रिंग को हम दो हिस्सों में डिवाइड करें, देन वन पार्ट के साथ एक मास को अटैच करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सो द फ्रीक्वेंसी एफ डैश इक्वल टू 1 over 2 पाई के डैश बाई एम। यहाँ पर एम एज इट इज़, लेकिन के को हमने रिप्लेस किया के डैश से, क्योंकि अगर हम स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। सो वी नो दैट if we increase this one, we know that if a spring cut into equal parts, then the spring constant of each part must be equal to 2k। so frequency f dash equal to 1 over 2 pi k dash की जगह हमने 2k को पुट किया, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास स्प्रिंग हो, उसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो हर एक पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, 2k बाई एम। ये 2 जो है हम बाहर निकालेंगे, दिस इज 2 अंडर द रूट 1 over 2 pi एज इट इज के बाई एम। This is nothing but a frequency of the system before cutting. So the frequency f dash must be equal to under the root 2f, means frequency will be increased under the root 2 time if we cut a spring into two parts. Correct? MCQ number 7.42 three masses 0.1 kg, 0.3 kg and 0.4 kg are suspended at the end of a spring. When the 0.4 kg mass is removed, the system oscillates with a period 2 seconds. When the 0.3 kg mass is also removed, the system will oscillate with what time period? So हमें गिवन है कि हमारे पास तीन मासेस है, 0.1 kg, 0.3 kg एंड 0.4 kg। अगर हम 0.1 kg और 0.3 kg को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें, करेक्ट, तो उसका टाइम पीरियड फार्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के। हमारे पास मास कितना है, 0.1 kg, 0.3 kg, दो मासेस है, 0.1 kg, 0.3 kg एक स्प्रिंग के साथ हमने कनेक्ट किया है और वो एक चक्कर या वन वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 2 सेकंड में। सो टी इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के और टी इक्वल टू एम अंडर द रूट इन टू कांस्टेंट। 2 पाई भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट, यहाँ पर एम वेरिएबल है क्योंकि इसमें चेंज आता है। सो टी इक्वल टू अंडर द रूट एम कांस्टेंट और टी इक्वल टू 2 सेकंड, टाइम पीरियड विल बी 2 सेकंड व्हेन 0.4 kg mass attached to a spring. So 2 multiplied by 0.4 multiplied by constant, this is equation number 2। अब क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास इनिशियली कितना मास कनेक्ट था स्प्रिंग के साथ, 0.1 kg, 0.3 kg, 0.4 kg। लेकिन अगर 0.3 kg को रिमूव करें तो कितना मास अटैच होगा स्प्रिंग के साथ, 0.1 kg। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, सो टी डैश इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट। इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करें, सो वी ऑब्टेन टी डैश इक्वल टू 1 सेकंड। सो इट मीन्स इफ वी हैव 0.1 kg मास अटैच टू ए स्प्रिंग, देन इट्स टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 1 सेकंड।
MCQs number 7.43. Time period of a spring mass system is T if this spring is cut into two parts whose length are in the ratio 1:3 and in the same mass is attached to the longer part, the new time period will be what? क्वेश्चन में गिवन हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसका लेंथ है L, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया और इस तरह डिवाइड किया 1:3 कि एक का लेंथ दूसरे से कितना बड़ा है 3 टाइम्स। अब जो लेंथ हमारे पास बड़ा है उसके साथ अगर हम कोई भी स्प्रिंग मास को अटैच करें, करेक्ट, तो उसकी टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, उसकी टाइम पीरियड क्या होगी। सो गिवन है कि द रेशियो बिटवीन L1 L2 इक्वल टू 1/3 और सिंपल L2 इक्वल टू 3L1। यहाँ पर L2 हमारे पास इसकी लेंथ ज़्यादा है L1 से कितना 3 टाइम्स। सो याद रखिए हमने पढ़ा था क्विक रिव्यू में कि हमारे पास कोई भी एक स्प्रिंग हो उसको हम अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करें और उसका ईच पार्ट का हम स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करना चाहते हैं तो हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, ये वाला। सो K1 इक्वल टू 1 प्लस NK एंड K2 इक्वल टू 1 प्लस 1/3K। यहाँ पर हमने इनकी जगह 3 को पुट किया है क्योंकि इस एक का लेंथ जो है दूसरे से 3 टाइम ज़्यादा है, करेक्ट। सो K1 इक्वल टू 4K एंड K2 इक्वल टू 4/3K। तो याद रखिए ये K1 इक्वल टू 4K, इसका K1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और K2 जो है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कम है 4/3K है। तो इट मीन्स आवर लॉन्गर पार्ट इज़ व्हाट K2 इक्वल टू 4/3K। हमारे पास जो लॉन्गर पार्ट था L2 उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ गया 4/3K क्योंकि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है, करेक्ट। और जिस चीज़ का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि उसकी लेंथ कम है। तो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट कम है, सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास कम है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी लेंथ कम है। यहाँ पर इसकी जो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी लेंथ कम है क्योंकि हमें मालूम है K इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। So here K2 is less than K1, so it means this K2 is the spring constant of the longer part L2। अब इसका टाइम पीरियड हम किस तरह मालूम करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ दिस स्प्रिंग कांस्टेंट K2 इक्वल टू T डैश इक्वल 2πm/K2 और 2πm/K2 की जगह हम पुट करेंगे 4/3K। अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें 3 ऊपर चला जाए और 4 का हम रूट ले लें, सो वी ऑब्टेन 1/2 मल्टीप्लाइड बाय √3 2πm/K। this is nothing but this is the time period of the initial या uncutting spring। so the time period of the longer part which length is equal to 3 times to the other must be equal to √3 divided by 2 multiplied by time t। so it means the time period will be increased √3 divided by 2 times। क्वेश्चन को ज़रा दोबारा देखिए। क्वेश्चन में गिवन हमारे पास कोई भी एक स्प्रिंग है, उसका लेंथ को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया L1/L2 इक्वल टू 1:3 से, मीन्स एक का लेंथ जो है दूसरे से 3 टाइम ज़्यादा है। अब जिसका लेंथ ज़्यादा है उसका टाइम पीरियड को हमने एक्सप्रेस करना है बिफोर कटिंग में। सो वी नो दैट द स्प्रिंग कांस्टेंट K1 इक्वल टू 1/1 प्लस NK एंड K2 इक्वल टू 1 प्लस 1/NK, करेक्ट। अगर हमारे पास कोई भी एक स्प्रिंग हो उसको हम अनइक्वल पार्ट में दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो हर पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट ये होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया 4K और दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया 4/3K और हमें मालूम है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इस K2 का जो लेंथ है वो हमारे पास ज़्यादा है। तो इसका टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा, T डैश इक्वल 2πm/K2, K2 की जगह ये वैल्यू को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन √3 डिवाइड बाई 2 टाइम इनिशियल टाइम पीरियड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन डी। MCQ number 7.44. A point mass M is suspended at the end of a massless wire of length L and cross-sectional area A. If Y is the Young modulus of the wire, then the frequency of the simple harmonic oscillation along the vertical direction will be what? सो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/2πk/m। इसको हमने क्विक रिव्यू में पढ़ा भी है। y इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसको सिंप्लीफाई करें और y इक्वल टू L/A, करेक्ट, और k इक्वल टू AY/L। तो यहाँ पर क्या पुट करें, यहाँ पर k की वैल्यू को पुट करें AY/L, सो सिंप्लीफाई करें। सो द फ्रीक्वेंसी फार्मूला इक्वल टू 1/2π डिवाइड बाय Lm अंडर द रूट। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी फार्मूला ऑफ a spring in terms of area A and Young modulus Y।
MCQ number 7.45. An object of mass m is suspended from a spring and it executes simple harmonic motion with frequency f. If the mass is increased 4 times, the new frequency will be what? तो वेरी सिंपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/2 पाई k by m. If m increase n time, frequency inversely proportional है मास का, so frequency will decrease 1 by under the root n times. So if we increase m by 4 times, frequency will be decreased 1 by 4 or equal to 1 by 2 times. So the correct option is B. MCQ number 7.46. A light spring of force constant is 8 Newton per meter is cut into two equal half and the two are connected in parallel. The equivalent force constant of the system will be what? Very simple. हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 8 न्यूटन पर मीटर. इसको हमने दो इक्वल हिस्सों में स्प्लिट किया और फिर वो दोनों स्प्रिंग को हमने पैरेलल कनेक्ट किया. तो इससे रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? When spring cut into n parts, then spring constant of each part equal to k dash n k. चूँकि हमने स्प्रिंग को दो हिस्सों में डिवाइड किया है तो n equal to 2. So k dash equal to 16 Newton meter क्योंकि 2 multiplied by 8 equal to this one. So this is the spring constant of each part k1 dash equal to 16 Newton per meter and k2 dash equal to 16 Newton per meter. अब अगर दोनों स्प्रिंग को हम पैरेलल कनेक्ट करें तो पैरेलल कनेक्शन का फार्मूला क्या है? k equal to k1 dash plus k2 dash. So we obtain 32 न्यूटन पर मीटर. हमारे पास कोई भी स्प्रिंग हो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 8 न्यूटन पर मीटर, उसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें और फिर पैरेलल कनेक्ट करें तो इससे जो और स्प्रिंग बनेगा उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज होगा, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? 32 न्यूटन पर मीटर. MCQ नंबर 7.47. On two springs different mass constant same force are applied, then the extension of the spring of greater constant will be what? Correct. So we know that greater spring constant means typical and extension. तो याद रखिए जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो उसका एक्सटेंशन जो है वो भी मुश्किल से होगा. करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. और इसको दोबारा पढ़ते हैं. ऑन टू स्प्रिंग्स ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट सेम फोर्स आर अप्लाइड, देन द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग ऑफ ग्रेटर कांस्टेंट. जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो उसमें एक्सटेंशन कम आएगी, will be less. So the correct option is A. MCQ number 7.48. A spring mass system oscillates with frequency mu. If it is taken in elevator slowly accelerating upward, the frequency will be what? तो frequency क्या होता है spring mass system का? 1/2 pi k by m means independent gravitational acceleration. Frequency is independent of g, so the correct option is what? C. MCQ number 7.49. If the period of oscillation of mass m suspended from a string is 1 second, then the time period of mass 4m will be what? हमारे पास कोई भी एक मास है उसका नाम है कैपिटल m, उसका टाइम पीरियड क्या है? हमारे पास 1 सेकंड है. अगर हम मास को इंक्रीज करें 4 टाइम तो टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा? सो वी नो दैट t equal to pi m over k. If m increase n time period increase under the root n time. So if m mass increase 4 time period increase under the root 4 time or 2 time. So हमारे पास टाइम पीरियड में कितना इंक्रीज आएगा? 2 टाइम. सो इनिशियली हमारे पास टाइम पीरियड था 1 सेकंड, अब क्या होगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो टाइम पीरियड विल इक्वल टू 2 सेकंड. MCQ number 7.50. Two springs have force constant in the ratio 4:9. Their time period are in the ratio will be what? So हमें मालूम है टाइम पीरियड क्या होता है? 2 pi m over k or t equal to constant divided by under the root k means टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k. सो ये इसको अगर हम इस तरह लिखे, दिस इज टाइम पीरियड 4 सेकंड, या इसको हम अगर दो इक्वेशन बनाए तो t4 इक्वल टू अंडर द रूट k4 एंड t9 इक्वल टू अंडर द रूट k9 और एक दूसरे से डिवाइड करें. सो वी obtain t4 बाई t9 इक्वल टू k9 बाई k4 अंडर द रूट और सिंपल 9 बाई 4 3/2. सो इफ वी हैव टू स्प्रिंग एंड दे हैव the ratio 4:9, then the time period ratio will be 3/2. MCQ number 7.51. Two springs of equal length and equal cross-sectional area are made of material whose young moduli are in the ratio 3:2. They are suspended and loaded with the same mass. When they stretch and release, they will oscillate with the time period and the ratio will be what?
तो हमें मालूम है कि टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई एम एल डिवाइड बाई वाई है। यहाँ पर मास भी सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, सिर्फ वाई जो है वो डिफरेंट है। सो इट मीन्स टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग मॉडुलस। सो एक के लिए टाइम पीरियड T1 EB/Y1 हो जाएगा और फिर T2 इक्वल टू EB/Y2 हो जाएगा, एक दूसरे के साथ डिवाइड करें। सो वी ऑब्टेन T1 रेशो T2 इक्वल टू Y2/Y1। सो Y2/Y1 रेशो क्या होता है 2/3। सो टाइम पीरियड रेशो इक्वल टू √3 2 एंड √3। वेरी सिंपल। इसे दो इक्वेशन बनाए, एक इस तरह इक्वेशन बनाए T1 इक्वल टू 2 पाई ml डिवाइड बाई Y1A, और एक इक्वेशन बनाई T2 इक्वल टू 2 पाई ml Y2A। क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, इसी वजह से हमने इसको एज इट इज दिया। अब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करें एंड सिंप्लीफाई करें। सो यू ऑब्टेन √2 एंड रेशो √3। MCQ number 7.52, a spring of force constant K is cut into 3 equal pieces. If these 3 pieces are connected in parallel, the force constant will be what? तो हमें मालूम है कि हमारे पास कोई भी स्प्रिंग हो, उसको हम इन इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो ईच पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा K1 इक्वल टू एन के 3K, K2 इक्वल टू एन के 3K, K3 इक्वल टू एन के 3K। अब इस सारों को हमने पैरेलल कनेक्ट किया। सो के पैरेलल अगर हम तीनों को पैरेलल कनेक्ट करें तो पैरेलल कनेक्शन फार्मूला क्या है पैरेलल स्प्रिंग के लिए Kp इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 इक्वल टू 9K। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। MCQ number 7.53, a spring of force constant K is cut into 3 equal pieces. If these pieces are connected in parallel, the time period of the combination will be what? अब वही क्वेश्चन है 7.52, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड को मालूम करना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई m/K। ये K डैश हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 स्प्रिंग कांस्टेंट का रिजल्ट है जिसको हमने पैरेलल कनेक्ट किया है, और ये K डैश क्या है हमारे पास, ये है 9K। सो K डैश की जगह हम 9K को पुट करेंगे। सो 1/3 इंटू टी, क्योंकि 9 का रूट क्या है 1/3 2 पाई m/K एज इट इज टी। सो द टाइम पीरियड विल बी रिड्यूस 1/3 टाइम टू द इनिशियल टाइम पीरियड। MCQ number 7.54, a spring of force constant K is cut into 2 pieces such that one piece is double the length of the other. Then the longer piece will have a force constant will be what? So very simple. Again, a spring of force constant K is cut into 2 pieces such that one piece is double the length of the other. Then the longer piece will have force constant will be what? So हमें मालूम है कि हमारे पास जो है हमने स्प्रिंग है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक का लेंथ जो है दूसरे का डबल है। सो इट मीन्स द लेंथ ऑफ L2 इक्वल टू 2L1। करेक्ट। अब याद रखिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो उसको हम फार्मूले से मालूम करेंगे। K1 इक्वल टू 1 प्लस NK, so n equal to 2, so K1 equal to 3K and K2 equal to what 1 plus 1 over 2K, so this become 3/2K। अब याद रखिए हमें मालूम है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है और लेंथ का क्या होता है इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। सो जिस का लेंथ ज़्यादा होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा। सो क्वेश्चन में हमें मालूम करना है कि हमारे पास जो लॉन्गर पार्ट है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। तो हमारे पास ये स्प्रिंग कांस्टेंट कम है, ये वाला कम है, करेक्ट। तो इट मीन्स इसका जो लेंथ है वो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो लॉन्गर पार्ट जो है जिसका लेंथ हमारे पास स्प्रिंग है और इस एक का लेंथ एक दूसरे से 2 गुना से है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा 3/2K। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। MCQ नंबर 7.55, 3 springs of spring constant K1 equal to 2 Newton per meter, K2 equal to 4 Newton per meter and K3 equal to 8 Newton per meter are connected in series, then the resultant spring constant will be what? सो वेरी सिंपल, हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है सीरीज़ का 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू व्हाट 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 आर इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 आर इक्वल टू 8 LCM लेंगे, दिस बिकम 4, दिस बिकम 2 एंड दिस बिकम 1, करेक्ट। सो 1/K equal to what 7/8 or by cross multiplication K equivalent equal to 8/7 Newton. So if we have
3 spring of spring constant 2 Newton per meter, 4 Newton per meter, 8 Newton per meter, and we connected these in series, then the resultant spring constant will be equal to 8 over 7 Newton per meter. So correct option is option B. MCQ number 7.56. A spring which mass is 3 kg and a mass 1 kg attached to it. If the spring constant is 2 Newton meter, then the frequency of the system will be what? तो हमें मालूम है हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ हमने यहाँ पर M1 3 kg और यहाँ पर M2 1 kg को कनेक्ट किया है. इसका फ्रीक्वेंसी मालूम करना है या टाइम पीरियड को मालूम करना है. सो हमें मालूम है टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई म्यू ओवर के. म्यू क्या होता है M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2. इसको हमने क्विक रिव्यू में ऑलरेडी पढ़ा है. सो म्यू इक्वल टू 3/4, के इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर. तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू को पुट करें, के की वैल्यू को पुट करें, सिंप्लीफाई करें. सो द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम equal to 5 seconds or frequency equal to 0.2 Hz. So the correct option is option C. MCQ number 2.57. Two spring which spring constant are 4 Newton per meter and 8 Newton per meter are connected in series and a mass 24 kg is attached to it. The time period of mass will be what? तो वेरी सिंपल, हमारे पास दो स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है 4, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट है 8. हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया है तो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल टू व्हाट 8/3. इसके साथ कितना मास कनेक्ट किया है 24 kg. अब इस स्प्रिंग कांस्टेंट ये हमारे पास एक और स्प्रिंग बन गया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है 8/3 और इसके साथ मास 24 को कनेक्ट किया है. तो इस स्प्रिंग कांस्टेंट का टाइम पीरियड क्या होगा? सो टी इक्वल 2 पाई एम ओवर के. यहाँ एम की जगह वैल्यू को पुट करें 3 और के की जगह वैल्यू को पुट करें 8/3. सॉरी, एम की जगह वैल्यू को पुट करें 2 और एम की वैल्यू पुट करें 24. सॉरी, एम की वैल्यू को पुट करें 24 और के की वैल्यू को पुट करें कितना 8/3. इसको सिंप्लीफाई करें, यू ऑब्टेन 5 सेकंड. इस क्वेश्चन को ज़रा दोबारा देखिए. हमारे पास दो स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है 4, दूसरे का है 8. उसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बनेगा? रिजल्टेंट 8/3. अब इसके साथ हमने 24 किलोग्राम मास को अटैच किया तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? सो टी को 2 पाई एम ओवर के. एम की जगह हम पुट करेंगे 24, के की जगह 8/3. करेक्ट. सो 6.28 मल्टीप्लाइड बाई 3 ऊपर चला जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 24 डिवाइड बाई 8. सो दिस बिकम 3 × 24 एंड 3 × 3 = 9. So this becomes 6.28 multiplied by under the root 3, 9, sorry, under the root 9 or 3, so we obtain 19 seconds. So the correct option is none of these. MCQ number 7.58. If the period of oscillation of mass m suspended from a spring is 1 second, then the period of oscillation of 4m will be what? So we know that t equal to 2 pi m over k. If m increase n time, t increase under the root n times. So if m increase 4 times, time period increase 2 times. So initial time period is 1 second. So the final time period will be what? 1 multiplied by 2 seconds. Mean time period will be increased 2 times. MCQ number 7.59. A mass spring system oscillate vertically with a frequency f on the earth. If it is taken to the moon where the acceleration due to gravity is 1/6 of that of the earth, the frequency of oscillation will be what? So frequency मास अटैच स्प्रिंग का क्या होता है? इफ इक्वल टू 1/2 पाई के बाई एम विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी. सो इट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मास एम अटैच टू द सेम विल बी सेम ऑन द मून एज वेल एज ऑन द अर्थ बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी. MCQ number 7.60. Two spring of 4 constant k by 4 and k/5 are joined in series and then connect a mass m. The frequency of oscillation of mass m will be what? हमारे पास दो स्प्रिंग है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है k/4, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट है k/5. उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो इसे एक और स्प्रिंग बन गया. उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? k = k1 k2 डिवाइड बाई k1 + k2. इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा हमारे पास वो होगा k/9. करेक्ट. सो द फ्रीक्वेंसी f डैश ऑफ these two spring combination f डैश = 1/2 पाई k इक्वल डिवाइड बाई m. यहाँ पर k इक्वल की वैल्यू क्या है? k/9 है. तो यहाँ पर के की वैल्यू को पुट करें k/9. इसको सिंप्लीफाई करें. सो वी ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी f डैश = 1/3
multiplied by 1 over 2 pi k by m. So the correct option is option B. MCQ number 7.61. A spring mass system oscillates with a frequency q. If it is taken in the elevator slowly accelerating upward, the frequency will be what? So frequency spring mass system का होता है 1 over 2 pi k over m, which is independent g. So हमारे पास कोई भी एलिवेटर हो, अगर ऊपर की तरफ जाता हो या नीचे की तरफ आता हो तो उसमें जो मास अटैच टू स्प्रिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ेगा. MCQ number 7.62. If radius of a spring is double, then its time period will be what? Remain same, half, double, quadruple. So we know that the time period formula equal to what? 2 pi ml divided by ay. और area of cross section of spring क्या होता है? pi r square y या r square, और हम square को root से cancel करें, so t inversely proportional to 1 by r. So it means if r increase n time, time period decrease n time. So if r increase 2 time, time period will decrease 2 time. If we have a spring and we increase its radius of the cross section of the spring, then time period will decrease. MCQ number 7.63. If cross sectional area of a spring mass system increase 4 times, then its frequency will be what? तो याद रखिए फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है अब स्प्रिंग के लिए इन टर्म्स ऑफ एरिया वो क्या होता है? इफ इक्वल टू 1 over 2 pi ay by ml. So if a increase n time, frequency increase under the root n time. So if a increase 4 time, frequency will be increase 2 time. So the correct option is 2 time or increase 2 time, option A. A 5 spring each have spring constant 10 Newton per meter are connected in parallel, then the resultant spring constant will be what? तो हमारे पास 5 स्प्रिंग है, हर एक का मैग्नीट्यूड सेम है, उसको हमने पैरेलल कनेक्ट किया तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? तो वी नो दैट इफ वी हैव n स्प्रिंग एंड वी कनेक्ट दीज इन पैरेलल, देन द रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट k भी इक्वल टू व्हाट? n k. तो हमारे पास स्प्रिंग की तादाद है 5, सो यहाँ पर 5 को पुट करेंगे, करेक्ट. हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है 10, सो द रिजल्ट विल बी 50 न्यूटन पर मीटर. तो इसका क्या मतलब है? हमारे पास कोई भी 5 स्प्रिंग हो उसको हमने पैरेलल कनेक्ट किया हो तो उसका जो रिजल्ट स्प्रिंग कांस्टेंट बनता है वो बनता है 50 न्यूटन पर मीटर. MCQ number 7.65. If a spring or spring constant 25 Newton per meter is cut into half, then the time period of each part will be what? A 5 kilogram mass is attached to it. वेरी सिंपल, हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 25 न्यूटन पर मीटर और इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, करेक्ट. फिर कहता है कि एक हिस्से के साथ हमने 5 किलोग्राम मास को अटैच किया है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? सो t इक्वल 2 पाई m ओवर के. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अनकट या बिफोर कटिंग ऑफ स्प्रिंग. व्हेन ए स्प्रिंग इज कट इनटू 2 पार्ट्स, सो द टाइम पीरियड, सो द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट इक्वल टू व्हाट? K1 इक्वल टू एन के एंड K2 इक्वल टू एन के. हमें मालूम है कि हमारे पास कोई भी स्प्रिंग हो उसको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो उसका जो रिजल्ट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? एन के होगा. सो K1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 25, K2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 25. सो K1 इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर एंड K2 इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर. अब एक के साथ हमने कनेक्ट किया है, क्या एक के साथ हमने कनेक्ट किया है? एक मास. तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? सो T डैश इक्वल 2 पाई m ओवर K डैश और 2 पाई m ओवर एन के. क्योंकि हमने स्प्रिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो एक ईच हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? डबल होगा बिफोर द कटिंग. सो 2 पाई इक्वल 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय m डिवाइड बाय n के. n की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे. 1 ओवर n 2 पाई m ओवर के. दिस इज द इनिशियल टाइम पीरियड और इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है. n इज इक्वल टू 2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज t by 2. सो इट मीन्स इफ वी हैव ए स्प्रिंग एंड वी कट दिस इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, then the time period of each part will be equal to half. MCQ number 7.66. A spring which length is L is cut such that in the ratio 3:1. The spring constant before cutting spring constant is 50 Newton per meter. The new spring constant will be what? So very simple. हमारे पास जो है एक स्प्रिंग है और इसको स्प्रिंग को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया और एक हिस्से का लेंथ जो है दूसरे से 3 टाइम ज़्यादा है. अब हमने मालूम करना है कि ईच पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा. सो हमें मालूम है हमारे पास कोई भी स्प्रिंग हो उसको हम अनइक्वल हिस्सों में डिवाइड करें
तो हर एक हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, K1 इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर एन के, K2 इक्वल टू 1 प्लस एन के। क्योंकि हमें मालूम है एन क्या है, एक का लेंथ दूसरी से 3 टाइम ज़्यादा है, तो एन की जगह 3 पुट करेंगे। सो K1 इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर 3 इंटू 50 एंड K2 इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 50। So by simplify this we obtain K1 equal to 200 by 3 Newton per meter and K2 equal to 200 Newton per meter. So correct option is what? Option is C. MCQ number 7.67. A spring of spring constant is 9 Newton per meter is cut into two equal parts. The spring constant of each part will be what? तो हमें मालूम है if we have a spring and we cut this into two equal part then the new spring constant equal to NK. NK तो N की जगह 2 को पुट करें और K की जगह पुट करें 9 को। सो K1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, K2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, 80 न्यूटन पर मीटर एंड 80 न्यूटन पर मीटर. So if we have a spring constant 9 Newton per meter, we divide this into two equal parts. Then each part show the spring constant of magnitude 18 Newton per meter and 18 Newton per meter. Option B. MCQ number 7.68. If n number of spring each have spring constant K are first connect in series, then in parallel the ratio will be what? तो हमें मालूम है हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ स्प्रिंग हो और उसकी मैग्नीट्यूड सेम हो तो उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा अगर उसको हम सीरीज़ में कनेक्ट करें तो उसका फार्मूला क्या होगा, 1 ओवर K इज इक्वल टू N बाई के और सिंपल K इज इक्वल टू K बाई N. ये क्या शो करता है, ये शो करता है हमारे पास n नंबर ऑफ स्प्रिंग है, उसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया है तो इसका जो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, K इज़ इक्वल टू K बाई N. लेकिन अगर इसी स्प्रिंग को हम पैरेलल कनेक्ट करें तो फिर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट फार्मूला क्या होगा, N K होगा. अब क्वेश्चन में मालूम करना है कि इन दोनों का रेशो मालूम करें कि अगर हम सीरीज़ वाला स्प्रिंग कांस्टेंट को पैरेलल वाले स्प्रिंग कांस्टेंट से डिवाइड करें तो व्हाट विल वी ऑब्टेन. सो डिवाइडिंग 1 बाई 2 सो वी ऑब्टेन 1 बाई n स्क्वायर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन इज सी. इस तरह अगर आ जाए कि हमारे पास दो स्प्रिंग है और वेरियस नंबर ऑफ स्प्रिंग है उसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया फिर पैरेलल कनेक्ट किया और आपने मालूम करना है उसका रेशो. कौन सा रेशो, K पैरेलल डिवाइड बाय K इस. सो K पैरेलल हमारे पास क्या होता है, K पैरेलल हमारे पास होता है N के और K इस हमारे पास होता है K बाय N. तो N ऊपर चला जाएगा सो वी ऑब्टेन N स्क्वायर. तो ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन बन गया. अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास 3 स्प्रिंग है उसको हमने पैरेलल कनेक्ट किया फिर सीरीज़ में कनेक्ट किया, दोनों का रेशो क्या होगा, सो 3 स्क्वायर या 9. इसे हमारे पास इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास 5 स्प्रिंग है, हर एक का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, उसको हमने पहले पैरेलल में कनेक्ट किया फिर सीरीज़ में कनेक्ट किया तो उसका रेशो क्या होगा, सो n स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर सो 25. सो दिस इज द जनरल फार्मूला एंड दिस विल आल्सो द जनरल फार्मूला. 7.69. If the length of a spring is increased 5 times, then the new spring constant of spring will be what? So we know that spring constant inversely proportional to length. If L increase n time, K a spring constant decrease n time. So if we increase L5, so K will be decrease 1 over 5. So decrease 5 times is best option. MCQ number 3.70. A spring of mass 3 kg and a spring constant 400 Newton per meter have an attached mass 3 kg. What will be its frequency? तो हमें मालूम है कि हमारे पास कोई भी स्प्रिंग हो और उस स्प्रिंग को हम एज्यूम करें मासलेस तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा फिर 1/2 पाई K बाई M. लेकिन अगर हमें स्प्रिंग का मास भी गिवन हो और हम फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला फिर क्या होगा, F इक्वल टू 1/2 पाई K डिवाइड बाई M प्लस M बाई 3. दिस M शो अटैच मास एंड दिस M शो स्प्रिंग मास. तो स्प्रिंग मास हमारे पास है 3 kg, अटैच मास हमारे पास है आल्सो 3 kg, K हमारे पास है 400. इसको सिंप्लीफाई करें सो वी ऑब्टेन पाई ओवर 5 हर्ट्ज. दिस इज द फ्रीक्वेंसी of this given question. MCQ number 3.71. If length of spring is double, its spring constant will be what? तो याद रहे कि इसके लिए डायरेक्ट और ट्रिक को यूज़ करें और इम्पोर्टेंट पॉइंट यूज़ करें जो उसको हमने क्विक रिव्यू में पढ़ा है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. इफ लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज डबल देन स्प्रिंग कांस्टेंट विल बी हाफ. अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं n टाइम तो
इफ लेंथ ऑफ स्प्रिंग हम इंक्रीज करते हैं एन टाइम तो स्प्रिंग कांस्टेंट डिक्रीज होगा 1/n टाइम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। सिमिलरली 3.72, अगर इसको भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो हमने डिस्कस किया क्विक रिव्यू में उसको देखें तो आप लोगों को आसानी होगी। इफ लेंथ ऑफ स्प्रिंग इंक्रीज 2 टाइम देन टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज डिक्रीज व्हाट। सो याद रखिए हमने पढ़ा है क्विक रिव्यू में इफ लेंथ इंक्रीज इन टाइम टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज अंडर द रूट टाइम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। If we increase the length of the spring n times, then the time period will increase under the root 2 time.